अब्बाजान की प्राइवेट नौकरी के कारण 3 बड़े भाई बहनों की पढ़ाई प्राइमरी तक ही पूरी हो सकी थी। लेकिन मैंने बचपन से ही ठान लिया था कि उच्च शिक्षा हासिल करके रहूंगी। रेशमा, हमारी कौम और बिरादरी में पढ़े लिखे लड़के कहाँ मिलते हैं? तुम पढ़ाई की जिद छोड़कर कढ़ाई बुनाई सीख लो, अब्बू ने समझाया था। मेरी देखा देखी छोटी बहन भी ट्यूशन पढ़ाकर पढ़ाई का खर्च खुद पूरा करने लगी। 12वीं कक्षा की मेरी मेहनत रंग लाई और मुझे वजीफा मिलने लगा। इस दरमियान दोनों बड़ी बहनों की शादी मामूली आय वाले लड़कों से कर दी गई और भाई एक दुकान में काम करने लगा। मैंने प्राइवेट कॉलेजों में लेक्चरर की नौकरी करते हुए पीएचडी शुरू कर दी। अंत में नामचीन यूनिवर्सिटी में हिंदी अधिकारी के पद पर कार्यरत हो गई। छोटी बहन भी लेक्चरर के साथ साथ डॉक्टरेट के लिए प्रयासरत हो गई। मेरी पोस्टिंग दूसरे शहर में होने के कारण अब मैं ईदब-क्रीद में ही घर जाती थी। इस बीच मैंने जरूरत की चीजें खुद खरीदकर जिंदगी को कमोबेश आसान बनाने की कोशिश की, लेकिन जब भी अपने घर जाती अम्मी अब्बू के ज्वलंत प्रश्न मेरी मुश्किलें बढ़ा देते। इतनी डिग्रियां ले ली हैं रेशमा तुमने कि तुम्हारे बराबर का लड़का ढूंढने की हमारी सारी कवायद नाकाम हो गई है। अब्बू, अब लोग पढ़ाई की कीमत समझने लगे हैं। देखना, आपकी बेटियों के लिए घर बैठे रिश्ता आएगा, तब आप फख्र करेंगे अपनी पढ़ी लिखी बेटियों पर। मैं कहती, पता नहीं वह दिन कब आएगा। अम्मी गहरी सांस लेती। खानदान की तुमसे छोटी लड़कियों की शादियां हो गईं। वे बाल बच्चेदार भी हो गईं। सब टोकते हैं, कब कर रहे हो रेशमा और नसीमा की शादी? तुम्हारी शादी न होने की वजह से हम हज करने भी नहीं जा सकते हैं। अम्मी ने अवसाद उड़ेला तो मैं वहां से चुपचाप उठकर चली गई। यूं तो मेरे लिए रिश्ते आ रहे थे, लेकिन बिरादरी से बाहर शादी न करने की जिद अम्मी अब्बू को कोई फैसला नहीं लेने दे रही थी। शिक्षा हर भारतीय का मूल अधिकार है, लेकिन हमारा आर्थिक रूप से कमजोर समाज युवाओं को शीघ्र ही कमाऊपूत बनाने की दौड़ में शिक्षित नहीं होने देता। नतीजतन पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी कौम आर्थिक तंगी, सीमित आय में ही गुजारा करने के लिए विवश होती है। यह युवा पीढ़ी की विडंबना ही है कि आगे बढ़ने के अवसर होने पर भी उसकी माली हालत उसे उच्च शिक्षा, ऊंची नौकरियों से महरूम कर देती है। उस दिन अब्बू ने फोन किया। आवाज में उत्साह था। तुम्हारे छोटे चाचा एक रिश्ता लाए हैं। लड़का पोस्ट ग्रेजुएट है, प्राइवेट स्कूल में नौकरी करता है, तनख्वाह 8,000 है। खाते पीते घर के लोग हैं। फोटो भेज रहा हूं, दहेज की कोई मांग नहीं है। सादगी से निकाह करके ले जाएंगे, भाईजान ने भी फोन कर बताया। अब्बू और भाईजान को तो मुंहमांगी मुराद मिल गई। मैंने फोटो देखा। सामान्य चेहरा। बायोडाटा में मेरी डिग्रियों के साथ कोई मैच नहीं था, लेकिन मैं क्या करती। अम्मी अब्बू की फिक्र, बहन की शादी की उम्र, मैं भी 34 पार कर रही थी। भारी सामाजिक एवं पारिवारिक दबाव के तहत अब्बू ने मेरी सहमति जाने बगैर रिश्ते के लिए हाँ कर दी। सगाई के बाद मैं वापस यूनिवर्सिटी आ गई, लेकिन ज़हन में अनगिनत सवाल कुलबुलाते रहे कि पता नहीं उसका मिजाज कैसा होगा, उसका रवैया ठीक तो होगा न। मुझे घरेलू हिंसा से बहुत डर लगता है। यही तो देख रही हूं सालों से अपने आसपास। क्या वह मेरे एहसास, मेरे जज्बात की गहराई को समझ पाएगा? तीसरे ही दिन मंगेतर का फोन आ गया। पहली बार बातचीत, लेकिन शिष्टाचार, सलीका नजर नहीं आया। अब तो रोज का ही दस्तूर बन गया। मैं थकी हारी ऑफिस से लौटती और उसका फोन आ जाता। घंटों बातें करता, अपनी आत्मस्तुति, शाबाशी के किस्से सुनाता। मैं मितभाषी बातों के जवाब में बस जी करती रहती। वह अगर कुछ पूछता भी तो बगैर मेरा जवाब सुने पुन बोलने लगता। चौथे महीने के बाद वह कुछ ज्यादा बेबाक हो गया। मेरे पुरुष मित्रों के बारे में,
रिश्ते की सीमाओं के बारे में पूछने लगा। कुछ दिन बाद एक धार्मिक पर्व के अवसर पर बात करते हुए मैंने महसूस किया कि वह और उसका परिवार पुरानी निरर्थक परंपराओं एवं रीति रिवाजों के प्रति बहुत ही कट्टर और अडिग हैं। मैं आधुनिक प्रगतिशील विचारधारा वाली ये सब सुनकर बहुत चिंतित हो गई। यह सच है कि बढ़ती उम्र की शादी महज मर्द और औरत को एक छत के नीचे रखकर सामाजिक कायदों को मानने एवं वंश बढ़ाने की प्रक्रिया के तहत एक समझौता होती है। फिर भी नारी का कोमल मन हमेशा पुरुष को हमसफर, प्रियतम, दोस्त, गमगुजार के रूप में पाने की ख्वाहिश रखता है। मैं ऐसे कैसे किसी संवेदनहीन व्यक्ति को जीवन साथी बनाकर खुश रह सकती हूँ। एक दिन उसने फोन पर बताया कि वह पोस्ट ग्रेजुएशन का अंतिम सेमेस्टर देने के लिए छुट्टी ले रहा है। मुझे तो बतलाया गया था कि वह पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुका है। मैंने उसके सर्टिफिकेट को पुनः देखा तो आखिरी सेमेस्टर की मार्कशीट नहीं थी। मेरा माथा ठनका कि इसका मतलब मुझे झूठ बताया गया। मैं पहले भी महसूस कर चुकी थी कि उसकी बातों में सच्चाई और साफगोई नहीं है। उसने फोन पर बताया कि वह प्राइवेट नौकरी की शोषण नीति से त्रस्त हो चुका है। अब घर में रहकर अर्थशास्त्र पर किताब लिखना चाहता है। किताब लिखने के लिए नौकरी छोड़कर घर में रहना जरूरी नहीं है। मैंने 2 किताबें नौकरी करते हुए लिखी हैं। मेरे जवाब पर प्रतिक्रिया दिए बगैर उसने बात बदल दी। अनुभवों और परिस्थितियों ने मुझे ठोस, गंभीर और मेरी सोच को परिपक्व बना दिया था। उसका यह बचकाना निर्णय मुझे उसकी चंचल, अपरिपक्व मानसिकता का परिचय दे गया। एक दिन मुझे ऑफिस का काम निपटाना था, तभी उसका फोन आ गया। हमेशा की तरह बिना कॉमा, पूर्ण विराम के बोलने लगा, यह बहुत अच्छा हो गया, आप मुझे मिल गईं। अब मेरी मम्मी को मेरी चिंता नहीं रहेगी। वह कैसे? क्योंकि मेरी तमाम बेसिक नीड्स पूरी हो जाएंगी। सुनकर मैं स्तब्ध रह गई। मैंने संयम जुटाकर पूछा, बेसिक नीड्स से क्या मतलब है आपको? उसने ठहाका लगाकर जवाब दिया, रोटी, कपड़ा और मकान। मैं सुनकर अवाक रह गई। भारतीय समाज में पुरुष परिवार की हर जरूरत पूरा करने का दायित्व उठाते हैं। यह मर्द तो औरत पर आश्रित होकर मुझे बैसाखियों की तरह इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है। इससे पहले भी उसने मेरी तनख्वाह और बैंक बैलेंस के बारे में पूछा था, जिसे मैंने सहज वार्ता समझकर टाल दिया था। अपने निकम्मेपन, अपने हितों को साधने के लिए ही शायद उसने पढ़ी लिखी नौकरी पेशा लड़की से शादी करने की योजना बनाई थी। आज मेरे जीवन का यह अध्याय चरम सीमा पर आ गया। मैंने चाचा, अब्बू व भाईजान को अपनी सगाई तोड़ देने की सूचना देकर दूसरे ही दिन मंगनी में दिया सारा सामान उसके पते पर भिजवा दिया। मेरा परिवार काठ बन गया। मुझे खुदगर्जी के चेहरे पर मोहब्बत का फरेबी नकाब पहनने वाले के साथ रिश्ता कबूल नहीं था। छलकपट, स्वार्थ, दंभ से भरे पुरुष के साथ जीवन व्यतीत करने से बेहतर है मैं अकेली अनब्याही ही रहूं। आपका समय निकलकर हमारे साथ था, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगली बार फिर से मिलते हैं नए और रोचक वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।